दो तीन बड़ी खबरें आ गई हैं, वो अपने दर्शकों को बताते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं जो टॉप 5 खबरें आज की आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अब ग्राउंड अटैक्स, जो एक वक्त पर अमेरिका ने कहा था कि हमने इजराइल को रोक दिया है, वो ग्राउंड अटैक्स नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। गाजा सिटी तक इजरायली सेना पहुंच चुकी है। पहली खबर, 23 साल की जर्मन इजरायली शनी लुक का शव मिल गया है, उसकी पहचान कर ली गई है। इजराइल के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया है कि शनी को एक संगीत समारोह से अगवा किया गया था। हमास के आतंकियों ने उसे यातना भी दी थी, यानी गाजा में उसके शव को चारों ओर घुमाया भी गया, इस तरह की भी बात की जा रही है। तो जो बर्बरता हमास की रही है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये म्यूजिक फेस्टिवल के वक्त की तस्वीर है और हमास ने जिस तरह की बर्बरता की है उसका आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं। अब युद्ध का चौथा फ्रंट इस वक्त लेबनान बॉर्डर पर चल रहा है। इजरायल वायुसेना के फाइटर जेट्स लेबनान के भीतर कई आतंकी टारगेट्स पर अटैक कर रहे हैं। लेबनान के भीतर इजरायली वायुसेना का यह हमला आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया गया है, यानी इजरायल कोई भी रिस्क नहीं मोल लेना चाहता है। दोनों ही फ्रंट्स पर वो इस जंग में पूरी ताकत झोंक रहा है। इजरायल ने यहां भी दावा किया है कि लेबनान के भीतर से हिजबुल्लाह ने जो अटैक इजरायल पर किया उसका जवाब दिया गया। अब वापस गाजा पट्टी के अल-कुद्स अस्पताल पर आते हैं। मरीजों की संख्या नियंत्रण से यहां बाहर हो रही है। अंदर अस्पताल में मरीजों की भरमार है, बाहर जमीन पर परिवार वाले डटे हुए। अस्पताल के बाहर जमीन पर सोते परिवार वालों की तादाद बड़ी तादाद तबाही की गवाही देती है। रेड क्रॉस ने दावा किया है कि इजरायली फौज ने अस्पताल को खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। इधर गाजा की तबाही के बाद लड़ाई तेजी से मजहबी रंग ले रही है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे वापस लौटेंगे इन तस्वीरों पर। गौरव जी, आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूं क्योंकि हमने देखा केरल में बम धमाका, मतलब इजरायल और पैलेस्टीन या इजरायल और हमास की इस जंग में किस तरह से पूरा विश्व दो खेमों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन परिस्थितियों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है जो इस वक्त इजरायल में फंसे हुए हैं या गाजा पट्टी में जो निर्दोष लोग फंसे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में दो धड़ों में बटा ये पूरा विश्व इस वक्त एक बड़े खतरे के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए तुर्की की तरफ से भी आवाजें आ रही हैं, ईरान और सीरिया जो कर रहे हैं वो दिख ही रहा है। ऐसे में किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है स्टैंड को लेकर अपने, और क्या हम इजरायल अगर हमले जारी रखता है 24वें 25वें दिन भी, तो हम इजरायल के साथ अब भी खड़े हैं इन अटैक्स में? देखिए अंजना जी, आपने बिल्कुल सही अध्ययन करते हुए बताया किस तरह से पूरा विश्व जो है दो धड़ों में अलग पड़ गया है, दो ध्रुव बन गए हैं। लेकिन अगर ध्रुव तारा कोई है मानवता का जो पूरे विश्व में चमक रहा है तो वो भारत है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। नरेंद्र मोदी जी ने 7 तारीख को ही ट्वीट किया और बड़ी स्पष्टता से कहा कि आतंकवाद की निंदा होगी, हमास की निंदा होनी ही चाहिए। वो इसलिए, हमास आतंकवादी संगठन है जिसने निर्दोष महिलाओं के साथ बलात्कार किया, छोटे छोटे बच्चों के सर काट दिए, निर्दोष इजरायलियों को मौत के घाट उखाड़ के उतार दिया, और उसके साथ आपने देखा किस तरह से उसने कैप्टिव बनाए, ह्यूमन शील्ड्स बनाई, और भारत ने बड़ी स्पष्टता से कहा आतंकवाद को हम खत्म करेंगे। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू जी से भी संपर्क में है, और साथ साथ जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं उनसे भी बात करी। ये क्या दर्शाता है? भारत ने ये कहा कि हम दोनों देशों के साथ खड़े हैं, लेकिन आपके रास्ते सही होने चाहिए, आतंकवाद का हम समर्थन नहीं कर सकते। मानवीय सहायता, सारी मेडिकल एड भी भारत ने पहुंचाई। लेकिन विदेश नीति में एक बात बड़ी अहम है, विदेश नीति पे बोलने का हक संविधान भी केवल चुनी हुई सरकार को दे सकता है। हाँ। जो भारत के अंदर धर्म का चश्मा लगाकर नफरत का मोतियाबिंद जिन्हें हो गया है, बोल रहे हैं क्योंकि उनको इस्लाम दिखाई दे रहा है, ये चिंताजनक है। और मैं क्यों ऐसा कहता हूं, आपको पता है किस तरह से सोनिया गांधी जी ने भी 24 दिन बाद जाग कर एक लेख लिखा। तो ये पूछा जाएगा, सोनिया गांधी जी आप फॉरेनर की फॉरेनर ही रही, फॉरेन पॉलिसी नहीं समझ पाई, भारतीय नहीं बन पाई। मैं पूछता हूं सोनिया गांधी को क्या हक है कि वो ऐसा लेख लिखे जिसमें वो हमास की एक बार भी निंदा नहीं करती हैं,
वो ये नहीं बताती हैं कि जो इजरायली निर्दोष मारे गए हमास आतंकी संगठन द्वारा, उनके बारे में उनकी क्या सोच है। वो देश के प्रधानमंत्री से मिलके सुझाव नहीं देती हैं, वो सीधा एक लेख लिखती हैं। और ये क्यों मालूम है अंजना जी? क्योंकि भारत में चुनाव है, भारत में चुनाव है, वोट बैंक साधना है, देश हित से मुझे कोई मतलब नहीं है। आपने बात केरल की करी। केरल में हम जानते हैं किस तरह से वहां तुष्टीकरण की राजनीति होती है और वहां भी अनदेखी की जाती है राष्ट्र हित की। आप बताइए कितना चिंताजनक है कि केरल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उससे कुछ समय पहले वहां पे हमास का आतंकवादी है खालिद मशाल, ये वर्चुअली संबोधित करता है वहां सभा को, और केरल की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। और क्या आपने आज कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी का एक वक्तव्य सुना कि ये आतंकी कैसे संबोधित कर देता है वर्चुअली? वहां की सरकार जिसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर, सो रही है। इसीलिए आज ये सवाल पूछा जाएगा, जब भारत मजबूती से पूरे विश्व को दिशा दे रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्या जरूरत है सोनिया गांधी लेख लिखें? क्या जरूरत है एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन का झंडा वहां लगाएं? अरे आपसे अपना घर तो संभलता नहीं है और चले हैं फिलिस्तीन के साथ खड़े होने। जो भारत का काम है वो देश के प्रधानमंत्री और चुनी हुई सरकार को करने दीजिए। और ये जहर जो आप घोल रहे हैं धर्म के आधार पे, तो पूरा विश्व देख रहा है, भारत की जनता भी कह रही है। अगर तुम कहोगे इस्लामिक मुल्क, तो जो गैर इस्लामिक मुल्क हैं वो भी कहेंगे कि आतंकवाद से लड़ने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं है, तुम्हारा मकसद केवल पूरे विश्व को और देश को बांटने का। आदिल हुसैन जवाब दीजिए, आदिल हुसैन जवाब दीजिए। मैम, असल बात है कि सोनिया जी को लेटर लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, वो तो बात अलग है। लेकिन विश्व गुरु जो कहलाते हैं, सो कॉल्ड 7028 लोग मरे, विश्व गुरु को नहीं दिखा। 3000 बच्चे मरे, नहीं दिखा। 2019 के बाद 3257 बच्चे मरे, विश्व गुरु को नहीं दिखा। अजहर मसूद को कंधार में छोड़ने वाले विश्व गुरु की पार्टी को नहीं दिखा। माया कोटानी और बाबू बजरंगी के समर्थक नहीं दिखा। बिल्किस बानो के रिपीट को बचाने वाले को नहीं दिखा। बुरहान वानी के समर्थक वाली पार्टी के साथ मलाई खाना कश्मीर में सरकार बनाने वाले को नहीं दिखा। मणिपुर जिनको नहीं दिख रहा, अपना देश नहीं दिख रहा, उनको विदेश की चिंता। जिनको 9000 लोग मर गए उसका एक ट्वीट नहीं दिखता। हॉस्पिटल पे बमबार्डिंग का नहीं दिखता है। पानी बिजली बंद का नहीं दिखता। गौरव भाटिया बीच में नहीं, गौरव भाटिया बीच में नहीं, चुप रहिए आपको बीच में नहीं बोला था। कौन बोल रहा है बीच में? कौन बोल रहा है बीच में? दिमाग खराब हो गया। इतना तैश में ना आए आदिल हुसैन, इतना तैश में ना आए, आवाज नीचे कीजिए। एक सेकंड, इतना तैश में बताइए, किसी ने आपके बीच में नहीं बोला है। मैं बोलने दीजिए तो ठीक है, आपकी बात सुन रहे हैं। आप बताइए, जवाब दीजिए। 12,000 नहीं, एक सेकंड, आवाज नीचे कीजिए। आप इतने फिक्रमंद देख रहे हैं कि ये सरकार इजराइल हमास की चिंता कर रही है, पर फिलिस्तीन का झंडा तो असदुद्दीन ओवैसी लगाए फिर रहे अपने सभाओं में। अटल बिहारी वाजपेयी भी लगाए थे, पंडित नेहरू भी लगाए थे, इंदिरा गांधी भी लगाई थी, भारत ने लगाया। ऐसा नहीं कि पहला कोई शख्स लगाया, भारत ने लगाया था, इसलिए हम लगाए। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का वीडियो सुनवा दीजिए गौरव भाटिया जी को, या मोदी जी को भेज दीजिए। आप सवाल का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे हैं, या तो आपके ऑडियो में भी बहुत प्रॉब्लम है, आपकी आवाज एको कर रही है। सवाल का कॉन्टेक्स्ट ये है कि भारत के अंदर की चिंताएं करें हम लोग, देश कैसे चल रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, कहां पर क्या हो रहा है, इसकी चर्चा करें, ये कह रहे हैं ना आप। तो ऐसे में फिर फिलिस्तीन का इशू क्यों हर दिन भाषण में अपने ओवैसी साहब वहां उतार रहे हैं? हैदराबाद में उस चौक पर खड़े होकर इजराइल हमास के जंग की चर्चा इतनी ज्यादा क्यों कर रहे हैं? उसका क्या लेना देना इस देश के जनता से? एकदम हमारा रिश्ता है, हमारा रिश्ता बैतुल मुकद्दस से है, हमारा रिश्ता उस मुकद्दस सरजमीन से, हमारा कितना अव्वल है, और हमारा रिश्ता इंसानियत से है। हम थोड़ी साध्वी प्रज्ञा को लोकसभा जिता के भेजते हैं टेरर एक्यूज को, हम थोड़ी ऐसा करते हैं, आजाद मसूद को कंधार में छोड़ते हैं, हम थोड़ी माया कोटानी को और बाबू बजरंगी का समर्थक है। हम तो नहीं है ना मैडम, हम थोड़ी बीजेपी के साथ सरकार बनाए हैं, हम थोड़ी अजीत पवार को वाशिंग मशीन में करप्शन का होकर उसको पाक साफ करके एक सवाल का बस जवाब दे दीजिएगा, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। क्या आप हमास का समर्थन करते हैं? भागिएगा मत। हमास को आतंकी संगठन मानते हैं? सुनिए, आपसे मुअद्दबाना अपील है,
आप पीएमओ को बोलिए कि हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन बना दे और यूएन को बोल दीजिए कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन को घोषित कर दे। आप बोलिए बराए मेहरबानी आप घोषित करवा दीजिए, और अगर उसने गलत किया है, टेरर एक्ट किया, हम उसका खंडन करते हैं। लेकिन जो इजराइल ने किया पूरी दुनिया में मानवता को शर्मसार किया है, इंसानियत को शर्मसार किया है। आप भी बताइए 2019 के बाद इतने मैं समझ गई, आपकी जबान लड़खड़ा रही है हमास को आतंकी संगठन। 12,000 से ज्यादा टन बम विस्फोट। गौरव जी, एक छोटा सा जवाब, जिसके बाद मैं विशंबर दयाल साहब के पास जाऊंगी। और आपसे निवेदन है मिस्टर हुसैन, अगर आप वहां से निकल सके, शायद आप एक खाली कमरे में, आवाज बहुत एको कर रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, तो मतलब थोड़ी बेटर जगह पे अगर आप शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि मुझे लगता है स्काइप पे जुड़े। गौरव जी, छोटा सा जवाब। हाँ बिल्कुल, देखिए, ना AIMIM की आवाज साफ है, ना नीयत साफ है, ना सोच साफ है। और मैं तो इतना ही कहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को बैरिस्टर बुलाते हैं। अंजना जी, संविधान पढ़ें, और संविधान में शेड्यूल 7 है, सूची 7वीं, जिसमें लिस्ट 1 है यूनियन, केंद्र सरकार की लिस्ट है, पार्लियामेंट लिस्ट है। उसमें एंट्री 10, विदेश नीति पे बोलने का हक सिर्फ चुनी हुई सरकार को होता है, कानून लाने का हक भी चुनी हुई सरकार को होता है। जो लोग कश्मीरी पंडित जब मारे गए उस पर चुप्पी साधे रहते हैं, वो लोग आज हमास के साथ तक खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे? कहते हैं धर्म का रिश्ता है। अरे धर्म का रिश्ता इतना मजबूत है, लेकिन भारतीयता का रिश्ता इतना कमजोर है तुम्हारा। और मैं पूछना चाहूंगा, भारत माता की जय का नारा लगाने में असदुद्दीन ओवैसी के मुंह में दही जम जाती है, फिलिस्तीन का झंडा वो पकड़ सकते हैं,